Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग सिस्टम। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है और इसके कितने भाग होते हैं और यह किस तरह से कार्य करता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। कूलिंग सिस्टम क्या होता है साथियों? कूलिंग सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो वाहन के इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि यह वाहन की रक्षा करता है, वाहन के इंजन की रक्षा करता है। सबसे अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि अगर इंजन के अंदर हीट ज़्यादा हो जाए तो इंजन सीज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन के अंदर चलने वाले मूविंग पार्ट की संख्या अधिक होती है। और अधिकतर हम गर्मी के मौसम में देखते हैं कि एक तो इन्वायरमेंटली गर्मी होती है, दूसरा इंजन की गर्मी होती है। कुल मिला के हीटेड प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इस चीज़ को कम करने के लिए, हीटिंग को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं वाहन के अंदर। इसकी यूनिट आपने देखी होगी, इंजन के अंदर लगी होती है, इंजन के फ्रंट में लगी होती है। इसके कुछ भाग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपने देखा जो क्रैंक शाफ्ट पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो पूरी तरह से क्रैंक शाफ्ट पर व्यर्थ मतलब कि उपयोग में नहीं लाई जा सकती। और कुछ सिलेंडर की दीवारों पर हानि होती है, कुछ की निकासी गैसों द्वारा यानी कि एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। तो कुछ जो बची हुई एनर्जी है वो हीट इंजन को नुकसान पहुंचाती है, इंजन को ओवरहीट करने का काम करती है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने इंजन की हीटिंग को मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया है। अगर हम इस एक्स्ट्रा हीट को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा पिस्टन और सिलेंडर की दीवारें आपस में चिपक जाएंगी मेल्ट होकर। और इसका एक नुकसान और भी है, अगर इंजन ओवरहीटेड हो जाएगा तो क्या होगा, प्री इग्निशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। और स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन का भी कंबस्शन दहन हो सकता है, जब वो भी जल सकता है, जिससे हमारे इंजन की परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है साथियों। इसलिए हम इंजन को क्षति ना पहुंचे, इसलिए हम कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन का जो इष्टतम तापमान होता है, एक स्टैंडर्ड तापमान होता है, वो 70 से 85 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर टेम्परेचर इससे अधिक हो जाए तो इंजन को ऑटोमेटिकली नुकसान होगा और इंजन सीज भी होने की संभावना होगी। इसलिए हम इस कूलिंग सिस्टम का उपयोग इंजन के अंदर करते हैं। और साथियों हम देखते हैं कि कूलिंग सिस्टम करने की अनेक विधियां हैं इंजन के अंदर। पहले कुछ और थी, अब मॉडर्न व्हीकलों में कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट टूल्स लगाए गए हैं, डिवाइस लगाई गई हैं। हम जानते हैं कि कूलिंग सिस्टम करने की विधियाँ किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो वायु शीतलन यानी कि एयर कूलिंग आपने देखा होगा साथियों कि एयर कूलिंग भी कई वाहनों में कूल्ड इंजन भी होते हैं। जैसा कि आपने मोटरसाइकिलों या टू व्हीलर में देखा होगा कि उसमें अधिकतर एयर कूल्ड इंजन ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनके इंजन का जो सीसी है, जो इंजन छोटा होता है, तो इसलिए वहाँ पे एयर कूलिंग से ही काम चल जाता है। कई बाइकों में हमने बड़े बाइक होते हैं जो रेसिंग बाइक होते हैं, उनमें देखा है उनमें आजकल रेडिएटर का उपयोग भी किया जाता है कूलिंग के लिए। और जो एयर कूलिंग होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, आपने देखा होगा कि इंजन के ऊपर विशेष प्रकार के ग्रू कटे होते हैं, एक उबड़ खाबड़ सी एक ग्रू कटे होते हैं, जो क्या करते हैं, जब भी वो एयर के संपर्क में आते हैं तो एयर उसके अंदर हवा उनके अंदर कुछ टाइम के लिए रुक कर जाती है, जिससे कूलिंग हो पाती है। और जिससे सतह पर जो सिलेंडर की जो ग्रू कटे होते हैं उसकी सतह पर काफ़ी टाइम तक हवा रुकती है। इस तरह से ये एयर कूलिंग कार्य करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाटर कूलिंग की। प्यारे साथियों, हम वाटर कूलिंग के बारे में सभी जानते हैं, हमने देखा भी होगा वाहन के अंदर वाटर कूलिंग लगी होती है। जैसे कि हम जब वाहन का बोनट खोलते हैं तो सबसे पहले हमें रेडिएटर दिखाई देता है, तो वो एक वाटर कूलिंग का हिस्सा है, कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है।
और वो एक विशेष रूप से वाटर कूलिंग में ही लगाया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि वाटर कूलिंग किस प्रकार से होती है। जैसा कि साथ ही आपने इंजन को देखा होगा, इंजन के अंदर विशेष प्रकार के गैलरी से या फिर गैस रास्ते बने होते हैं पानी को चलने के लिए, उसके माध्यम से हम वाटर कूलिंग को इंजन के अंदर कर पाते हैं। जो वाटर गेंदर के अंदर चलता है वो इंजन की गर्मी को मेंटेन करने का कार्य करता है, उसकी सिलेंडर की दीवारों से ओवरहीट को हटाने का काम करता है। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम, थर्मोसाइफन सिस्टम और उसके बाद है सर्कुलेशन प्रणाली। आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो सर्कुलेशन प्रणाली है, सिस्टम है। और पुराने व्हीकलों में काफ़ी टाइम पहले थर्मोसाइफन प्रणाली हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में हम सर्कुलेशन प्रणाली का ही प्रयोग करते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक तरह से पानी घूमेगा इस रेडिएटर से इंजन, इंजन से रेडिएटर की तरह इनके अंदर सर्कुलेशन करेगा, परिसंचरण करेगा, चलता रहेगा। और मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि जब इनकी आगे देखते हैं कि हम सिलेंडर के अंदर जो इंजन को है वो ठंडा करने की अन्य विधियाँ भी होती हैं कुछ साथियों, जैसे कि इसमें दिया गया है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। एक होता है द्रव शीतलन यानी कि लिक्विड कूलिंग, उसके बाद है प्रेशर कूलिंग। आइए हम जानते हैं कि ये लिक्विड कूलिंग क्या है। वैसे तो लिक्विड कूलिंग हम वाटर कूलिंग को भी कह सकते हैं, लेकिन लिक्विड कूलिंग के अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड बनाया जाता है जिसे हम कूलेंट कह सकते हैं, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका क्वथनांक है वो पानी से अधिक होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है साथियों। वो कुछ एक टाइम के बाद वो वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देता है, जिससे इंजन के अंदर हीट बढ़ने की संभावना रहती है। और इसका एक नुकसान यह भी है कि अगर हम पानी का यूज़ करेंगे तो इंजन के जो इंजन की जो गैलरीज हैं, जो मेटल पार्ट्स है, वो रस्टी होने का उसमें ख़तरा बना रहता है, जिससे इंजन रस्ट हो सकता है और रास्ते बंद हो सकते हैं, गैलरीज वगैरह पानी के चलने की बंद हो जाएंगी। और अगर हम एक कूलेंट का उपयोग करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक भी ज़्यादा होगा और वो इंजन को रस्टी यानी जंग भी नहीं लगने देगा और सुरक्षा भी करेगा इंजन की। हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि कूलेंट के बारे में दिया हुआ है, कूलेंट दिखाया गया आपको जिसका क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूँ ग्लिसरीन की, जिसका क्वथनांक 290 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इथाइलिन की, ग्लाइकोल, क्वथनांक 195 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये आजकल वाहनों में उपयोग किए जा रहे हैं ताकि वाहन की अधिक परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रेशर कूलिंग सिस्टम की। दबाव प्रेशर कूलिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर के द्वारा जो जल का क्वथनांक होता है, लिक्विड का क्वथनांक होता है, वो बढ़ जाता है। और हम इसके अंदर एक प्रेशर सील का प्रयोग करते हैं जो वो प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, जिससे वाटर या लिक्विड का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस तरह से ये प्रेशर सीलिंग कुछ कार्य करती है। और मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि जो दबाव प्रेशर सील बंद प्रणाली होती है, जो दबाव प्रेशर वाली प्रेशर टाइप की जो प्रणाली होती है कूलिंग की, वो उसकी एक हानि नहीं है, उसकी एक भी हानि नहीं है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कूलेंट की कोई हानि नहीं होती, इसमें कूलेंट सेफ रहता है, कूलेंट की हानि नहीं होती है, उड़ता नहीं है वाष्प बन के। और उसके बाद अधिक इसका एक लाभ और भी है, जैसे कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जहां दबाव कम होता है वहां पे ये अच्छी तरह से कार्य कर पाती है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं कि शीतलन प्रणाली के अंग घटक, कूलिंग सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वो किस प्रकार से हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडिएटर की। साथ ही आपने रेडिएटर के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। जैसे हम गाड़ी के फ्रंट में देखते हैं, बोनट को हटाते हैं, बम्पर को हटाते हैं, तो कार के अंदर तो रेडिएटर हमें आसानी से दिखने को मिलेगा। और उसके बाद मैं करता हूँ रेडिएटर कूलिंग फ़ैन की। इसके साथ एक पंखा लगा होता है, ये पंखा आगे भी लगा हो सकता है, पीछे भी लगा हो सकता है, वो विशेष वाहनों के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ लगा होता है। ये इस पंखे का कार्य क्या होता है कि ये हवा को अंदर की ओर खींचता है, ताकि जो रेडिएटर के अंदर जो पानी चल रहा है ऊपर से नीचे की ओर, जो अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ पानी वाटर चलता है, उसको वो कूल हो सके, वो ठंडा हो सके, गर्म पानी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर कैप और आरक्षित टंकी। आपने देखा होगा रेडिएटर के ऊपर एक प्रेशर कैप लगी होती है जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बनाने का कार्य करती है। उसके बाद आरक्षित टंकी होती है। आरक्षित टंकी का मतलब होता है कि रिजर्वायर बोतल लगी होती है जिसके अंदर कूलेंट रिजर्वायर रहता है, स्टोर रहता है, जो रेडिएटर के अंदर पानी ख़त्म होने के बाद वहाँ से पानी लिया जा सकता है। उसके बाद करते हैं हम बात जल पंप की यानी कि वाटर पंप। वाटर पंप क्या है साथियों? वाटर पंप एक जैसे कि घरों में हम
पानी की मोटर होती है उस तरह से कार्य करता है। ये क्या करता है, रेडिएटर से पानी को प्रेशर के द्वारा खींचकर इंजन के अंदर भेजने का कार्य करता है। तो यही कार्य है इसका साथी। उसके बाद मैं बात करता हूँ थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट हमेशा रेडिएटर व इंजन के बीच में लगी होती है। इसका मेन कार्य क्या है थर्मोस्टेट वाल्व का? थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य है कि जब इंजन के अंदर जो पानी गैलरीज के अंदर चल रहा है वो, तो जब तक वो अपने एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक नहीं आ जाता तब तक ये थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहती है। उसके बाद जब भी ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओवर हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है, तब क्या होता है कि थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और उस गर्म पानी को, हीटेड पानी को रेडिएटर की तरफ भेजता है। जिससे क्या होता है, रेडिएटर से पानी नीचे की ओर चलता है और पंखा चलता है और हवा लगती है। तो क्या होता है, वो फीन के माध्यम से पानी ठंडा होकर लोअर टैंक की ओर आता है। फिर वो लोअर टैंक से जल वाटर पम्प से होता हुआ फिर से इंजन की गैलरी में प्रवेश कर जाता है। तो यह एक सिस्टम है जो बहुत उपयोगी है कूलिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं हेड गैसकेट, जो लीकेज का कार्य करती है। रबड़ होज पाइप लगी होती है रेडिएटर के अंदर में, देखा होगा, एक ऊपर लगी होती है, एक नीचे लगी होती है। तो कुछ ये पार्ट्स थे महत्वपूर्ण कूलिंग सिस्टम के। उसके बाद मैं बात करता हूँ कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। साथ ही हम देखते हैं कि कूलिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जान सके अच्छे से कि कूलिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। आप देखें कि सबसे पहले जो इसका मुख्य भाग होता है वो रेडिएटर होता है। उसके बाद इसमें एक फ़ैन लगा होता है, रेडिएटर फ़ैन बोल सकते हैं। और उसके बाद एक वाटर पंप लगा होता है और वाटर पंप के साथ होज पाइपें होती है, थर्मोस्टेट वाल्व होती है। तो हम इसका कार्य देखते हैं किस तरह से कार्य करते हैं, सर्कुलेशन किस तरह से चलता है वाटर का। साथ ही जब इंजन के अंदर, जब रेडिएटर में जब पानी डालते हैं तो गाड़ी जब चलती है वो रेडिएटर का पानी इंजन की ओर चलता है, इंजन की गैलरियों में प्रवेश करता है और इंजन की दीवारों को, सिलेंडर की दीवारों को ओवर हीट होने से रोकता है। जब यह पानी गर्म हो जाता है तब ये थर्मोस्टेट वाल्व से होते हुए दोबारा रेडिएटर के अंदर प्रवेश करता है और तब पंखा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उस पानी को ठंडा कर देता है। कुछ इस तरह से ये सिस्टम कार्य करता है जो इंजन को दक्षतापूर्वक चलाने का कार्य करता है। साथियों, मैं इसमें आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कूलिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। आइए हम इस चित्र को देखते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले रेडिएटर दिया हुआ है और रेडिएटर के ऊपर दो टैंक बने हुए हैं। उन्हें हम ऊपर वाले को अपर टैंक कहते हैं, नीचे वाले को लोअर टैंक कहते हैं। रेडिएटर के ऊपर एक कैप लगी हुई है, उसे हम प्रेशर कैप बोल सकते हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो होज पाइप लगी है, एक नीचे की तरफ लगी है, एक ऊपर की तरफ लगी है। इन्हें हम होज पाइप कहते हैं। ये वाटर को या कूलेंट को चलाने का कार्य करती है। उसके बाद आप देख रहे हैं साथ ही एक रेडिएटर फ़ैन लगा हुआ है। रेडिएटर फ़ैन का कार्य होता है पानी को ठंडा करना और हवा को अंदर की तरफ खींचना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक वाटर पंप लगा हुआ है जिसका कार्य है इंजन के जो रेडिएटर का पानी उसे खींचकर सिलेंडर के दीवारों के गैलरी के अंदर भेजना। उसके बाद आप थर्मोस्टेट वाल्व देख पा रहे हैं। थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य होता है जब पानी ओवर हीटेड हो जाता है तब ये खुलता है और फिर से रेडिएटर की तरफ उस कूलेंट को भेजने का कार्य करता है। और आप गैलरी देख पा रहे हैं, गैलरी के अंदर सर्कुलेशन, ये कूलेंट सर्कुलेट करता रहता है। और साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कूलिंग सिस्टम को समझने का प्रयास किया होगा और काफ़ी हद तक आप समझ भी पाए होंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।